हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल गुरुजी उत्तराखंडी का एक विदाशी लर्निंग ऐप है और उस ऐप पर चल रही है इस समय लैब असिस्टेंट कोर्स की प्रिपरेशन। तो अगर आप लोग भी इस कोर्स से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको बस एक काम करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और ये हमारी विदाशी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको लैब असिस्टेंट कोर्स से जुड़ी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वहाँ पर डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लास्ट में पढ़ा था आपका लॉ ऑफ मास एक्शन और उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है वो भी जाना था। तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन पर अप्लाई किया था तो उसके साथ क्या हुआ था, अगर हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है कि ए मोल ए के हैं, बी मोल्स यहाँ पर बी के हैं, तो उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या उत्पाद बन रहा है, सी मोल्स बन रहे हैं सी के और डी मोल्स बन रहे हैं डी के। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन इसमें अप्लाई करते हैं तो इसके बाद हमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिला था वो क्या मिला था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उनके प्रोडक्ट यानी कि उनके गुणनफल के अपॉन जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन है उनका गुणनफल। और सभी की जो कंसंट्रेशन की पावर्स हैं वो किसके इक्वल होती है, जो भी इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है उन्हें हम पावर्स में लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, केसी क्या है, केसी है जब हम इक्विलिब्रियम पर कोई रिएक्शन को का देख रहे हैं कि वो किस एक्सटेंट तक पहुंची है। तो इक्विलिब्रियम और यहाँ पर जो कंसंट्रेशंस लेंगे वो भी आपकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस है। साम्य अवस्था पर जितना आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उस समय उपस्थित है वो कंसंट्रेशन यहाँ पे ली गई है। ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट के अलावा किसी भी टाइम पर आप रिएक्शन की कंसंट्रेशन से आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं या रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, क्यूसी। दैट मीन्स केसी कब है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर, और क्यूसी कब कहलाएगा, सेम फॉर्मूला। अगर आप इक्विलिब्रियम स्टेट के अलावा किसी भी और टाइम पर अगर रिएक्शन में मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिएक्शन कितनी हुई है, तो वो क्या कहलाएगा, क्यूसी। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, अभिक्रिया भागफल, और इंग्लिश में बोलेंगे कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट। इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्यूसी केसी के इक्वल हो जाता है। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गैसीय सिस्टम में देखते हैं। ठीक है। गैसीय सिस्टम में क्या होता है, अगर गैसीय सिस्टम हमारा है क्या, मतलब हमने ये जो रिएक्शन लिखी है इसमें सारे हमारे रिएक्टेंट्स और सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो गैसीय अवस्था में उपस्थित हैं। तो अब हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो कैसे लिखा जाएगा, के पी से डिनोट करेंगे। पी क्या है, प्रेशर। तो यहाँ पर हम कंसंट्रेशंस की जगह हम क्या ले लेते हैं, पार्शियल प्रेशर्स, आंशिक दाब ले लेते हैं। किनके, वही रहेगा हमारा सेम, यही प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन थी उसकी जगह हम इनके पार्शियल प्रेशर्स लिख देंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, और रेज टू द पावर क्या है, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो इनके यहाँ मोल्स गिवन है बैलेंस्ड इक्वेशन में, अपॉन रिएक्टेंट्स के पार्शियल प्रेशर्स का प्रोडक्ट। ठीक है। और यहाँ पर भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने लगाए हुए हैं। अब केपी जो है हम क्यों लिख रहे हैं पार्शियल प्रेशर्स के बराबर, देखिए गैसीय सिस्टम में हम कह रहे हैं तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो कंसंट्रेशन के ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल होता है। कैसे कह सकते हैं हम, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, वी को इसके अपॉन में ले जाओ, ये है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है ये, मोलैरिटी, यही तो होती है आपकी कंसंट्रेशन। यानी आप इसे क्या लिख सकते हो, P इज इक्वल टू सी आर टी लिख सकते हो आप इसे, ये आ गई आपकी कंसंट्रेशन। यानी P जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर कंसंट्रेशन के। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, पार्शियल प्रेशर्स यानी आंशिक दाब से। तो अगर हमारे सिस्टम में सभी चीज़ें गैसेज हैं तो हम Kp के सहायता से भी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि Kp और Kc सेम नहीं है। ठीक है। Kp और Kc ये नहीं है कि सेम है। अब इनमें रिलेशन क्या है वो देखते हैं। देखिए हम सेम इक्वेशन लेंगे यही वाली, ठीक है, इसी इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या हमारी, P इज इक्वल टू एन आर टी, V को अपॉन में लेगा, यह भी मैंने आपको करके दिखाया। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, सी आर टी। दैट मीन्स अगर मुझे किसके लिए लिखना है, A के लिए लिखना है पार्शियल प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, P A इज इक्वल टू सी ए आर टी। B के लिए लिखना है तो P B इज इक्वल टू सी बी आर टी। PC के लिए लिखना है तो PC इज इक्वल टू सी सी आर टी एंड PD इज इक्वल टू सी डी आर टी। अब अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला आपका Kp का एक्सप्रेशन लगाएंगे तो इस इक्वेशन पे, तो हमें ये वैल्यू मिली थी। PC की जगह अब हम क्या रख लेंगे, ये वैल्यू सी सी आर टी। PD की जगह क्या रख लेंगे, ये वाली वैल्यू। ठीक है। इसी तरह की सारी वैल्यूज यहाँ पर हम यहाँ पर रख लेंगे। अब RT देखिए सब में कॉमन आ रहा है, तो RT को क्या कर सकते हो, बाहर ले जा सकते हो, लेकिन पावर्स अलग है। अब पावर्स यहाँ पर किस तरीके से आएंगी, C और D, आपको पता है जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उनकी पावर्स क्या होती है, ऐड होती हैं। तो C प्लस D हो गया
और A प्लस बी हो गया, क्योंकि ये भी ऐड हो रही है, ये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और क्योंकि ये पूरा टर्म इसके अपॉन में है तो ये पूरा टर्म यहाँ किस में जाएगा, नेगेटिव में। अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ये तो पावर्स ऐड हो जाती है, अगर डिवाइड हो रहे होते तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और बाद में हमारा बच क्या जाएगा, यहाँ पर सी सी, यहाँ पर सी डी, यहाँ सी ए सी बी, यानी कॉन्सेंट्रेशन बच गई। और जो कॉन्सेंट्रेशन ये वाला टर्म हमारा आया है ये क्या है, दरअसल ये है हमारा के सी। तो क्या आ गया, इसकी जगह पे हमने लिख लिया के सी, और आर टी क्या आ गया, इसे लिख लिया हमने डेल्टा एन। डेल्टा एन क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स में कितना चेंज हुआ है, ठीक है ना, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ही तो बता रहा है ये, ठीक है। ये प्रोडक्ट के मोल्स हो गए माइनस ये टोटल रिएक्टेंट के मोल्स, तो डेल्टा एन लिख दिया हमने इसके। तो ये है हमारा रिलेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है कि केपी की वैल्यू कितनी होती है, केसी के साथ उसका क्या रिलेशन है, ऑप्शंस दे देंगे अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन को लिखकर, ठीक है, इसको याद रखना है। अच्छा, अब इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI, सब गैसियस सिस्टम में, ठीक है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस है। डेल्टा एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो कि 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हो जाएंगे, 1 + 1 2, तो 2 - 2 = हो गया 0। अगर डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, अगर डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, किसी भी चीज़ की पावर का 0 होती है तो वो क्या हो जाता है 1, तो KC × 1 KC आ गया, तो इस केस में KC KP के इक्वल हो गया है, ठीक है। तो अगर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स आपका 0 आता है तो KC KP के इक्वल हो जाता है, लेकिन ये सारी रिएक्शंस के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है, सभी के लिए ट्रू नहीं है, कुछ रिएक्शंस के लिए। अच्छा, अब जब KP के लिए हम प्रेशर्स लिख रहे हैं तो प्रेशर्स हमेशा बार में एक्सप्रेस होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है, जो मानक अवस्था होती है वो 1 बार ली जाती है ना, ठीक है, बार में ली जाती है, तो इसलिए जो प्रेशर्स हम पार्शियल प्रेशर्स यहाँ पर रखेंगे उनकी वैल्यू हमेशा बार में एक्सप्रेस करेंगे, और आर की वैल्यू भी इसीलिए आपकी क्या होती है 0.083, ठीक है, लीटर जूल लीटर पर मोल पर केल्विन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस, मतलब अगर हमें पास रिएक्शंस गिवन है तब उसके इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस कैसे लिखेंगे। तो देखिए CaCO3 सॉलिड गिव्स CaCO सॉलिड और CO2 गैस, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब यहाँ के लिए अगर हम KC की एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो किस तरीके से लिखेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो हम ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, ये हमने CaO लिखा, ये CO2 की कंसंट्रेशन आ गई, और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो यहाँ नीचे आ जाती है CaCO3। अब हमें पता है इस रिएक्शन में हमें दिखाई दे रहा है कि ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, बस CO2 गैस है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या लिया जाता है, देखिए सॉलिड्स की जो यहाँ पर कंसंट्रेशन है वो 1 ली जाती है, तो आप यहाँ सॉलिड्स की कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन यहाँ पर आएगी वो क्या आएगी, KC = ओनली कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है, क्योंकि हमारे CO3 और CaO जो हैं दोनों सॉलिड में, उन्हें 1 ले लेंगे, उन्हें यूनिटी ले लेंगे, तो इसलिए यहाँ KC किसके इक्वल होगा, सिर्फ CO2 की कंसंट्रेशन के इक्वल होगा, या फिर हम KP को लिख सकते हैं तो वो CO2 के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। अगर हम एक और रिएक्शन देख रहे हैं, H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस, ठीक है, द्रव और गैसीय अवस्था में H2O में एक इक्विलिब्रियम, एक साम्य अवस्था है। इस केस में KC लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट है हमारा ये H2O और रिएक्टेंट हमारा ये अपॉन में आ गया, इनकी कंसंट्रेशन ले ली। अब लिक्विड जो है उसकी भी जो हमारी यहाँ पर कंसंट्रेशन है वो यूनिटी ली जाती है, यानी 1 ली जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ कंसीडर करेंगे H2O गैस को, तो KC इक्वल टू हो जाएगा H2 गैसियस फेज में, या फिर H2O के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा KP। तीसरी हमारी देखिए NH3 एक्वस है, H2O लिक्विड, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना रहा है। यहाँ पर हमने एक एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन में जो वाटर की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर उसमें आयनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर भी रहा है तब भी वो कोई बहुत ज़्यादा उसके कंसंट्रेशन में डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो इस केस में H2O की जो कंसंट्रेशन है उसे हम ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे K की वैल्यू हमने क्या लिखी, लगाएंगे हम लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमारी एक्सप्रेशन बनती है उसको हम देखेंगे। K की वैल्यू कितनी आएगी, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन और उनका प्रोडक्ट, और नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। अब H2O जो है वो क्योंकि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये बन जाएगा तब K डैश। अब हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहलाएगा, K डैश, और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, तो हमारी जो एक्सप्रेशन बनेगी उसमें सिर्फ प्रोडक्ट NH4 पॉजिटिव, ये सब एक्वस है, हाँ NH4 पॉजिटिव एक्वस है, OH नेगेटिव एक्वस,
एक्वस आयंस का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अपॉन NH3 एक्वस का क्या यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इस तरीके से एक्सप्रेशंस लिखी जाती हैं। अब हम दो इक्विलिब्रिया की और बात कर लेते हैं, होमोजेनस इक्विलिब्रिया और हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए किसी भी रिएक्शन में जब सारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं यानी जो आपके अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं जब सेम फेज में होते हैं, मतलब अगर गैसेस ले रहे हैं तो सभी चीज़ें गैसेस फेज में हो, या फिर अगर हम सॉलिड में ले रहे हैं तो सभी चीज़ें जो हैं सॉलिड या ठोस अवस्था में हो, तो अगर सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेम फेज में होते हैं तो उसे हम कहते हैं होमोजेनस इक्विलिब्रिया। और अगर मान लीजिए वो सब डिफरेंट फेजेस में, कुछ सॉलिड में है, कुछ गैस में है, कुछ लिक्विड में है, तो फिर हम कहते हैं उसे हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है के की, ठीक है, के बारे में बात हो रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि आपका साम्य अवस्था स्थिरांक। तो क्या के सी कह लीजिए या के पी कह लीजिए, के की बात हो रही है। तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। हमने रिएक्शन में स्टार्टिंग में कितनी कंसंट्रेशन ली है, ठीक है, हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है यानी जो अभिकारक है उनकी कितनी सांद्रता है उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, के सी की वैल्यू जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? के की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। आप जब Kc अगर आप किसी रिएक्शन के लिए बता रहे हैं, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर्टिकुलर रिएक्शन का ये है, तो आपको टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा किस तापमान पे बात हो रही है। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी आपके साम्यावस्था स्थिरांक की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो इन्वर्स हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर रिएक्शन ले रही हूँ A प्लस बी और रिवर्सिबल C प्लस डी, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा ये इस तरीके से लिखूंगी मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन में ये मेरे रिएक्टेंट्स हो जाएंगे और ये मेरे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, तो अब की बार ये वाली चीज़ ऊपर आएगी और सी और डी नीचे आएंगे, तो अपने आप ये क्या हो गया? इन्वर्स हो गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो फॉरवर्ड रिएक्शन का आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इन्वर्स हो जाता है, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर हमने इसमें कोई उत्प्रेरक डाला है तो उत्प्रेरक के डालने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना होता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो रिएक्शन जल्दी अटेन कर लेगी, वो जल्दी उस इक्विलिब्रियम स्टेट तक या साम्यावस्था तक पहुंच जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन K हैज़ डिफरेंट यूनिट्स फॉर डिफरेंट रिएक्शन। अब देखिए अगर हम अलग अलग रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू या एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं तो इसकी यूनिट्स भी आती हैं डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने लिए हुए। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, फिर से हम वही रिएक्शन लेंगे, H2 + I2 gives twice HI। अब इसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी? K = प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर इसके मोल्स, ठीक है, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा लिया। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन H2 और I2 की कंसंट्रेशन, यहाँ पर कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो हम इस पर कोई पावर नहीं लगाएंगे। अगर कंसंट्रेशन जो होती है वो किस में यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, तो यहाँ मैंने HI की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर ली, क्योंकि ऊपर से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिया हुआ है, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, यहाँ भी मोल पर लीटर, यहाँ भी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखा जाए तो इस रिएक्शन के लिए जो हमारा K हम निकालेंगे उसकी कोई भी यूनिट नहीं आएगी, ठीक है, इट विल हैव नो यूनिट्स, यहाँ कोई यूनिट नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन की बात करें, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला के क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं यहाँ पर। इसके लिए मैं लिखती हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन, फिर से लिखेंगे प्रोडक्ट्स क्या है हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट है NH3 की कंसंट्रेशन ली, रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 ले लिया यहाँ पर। रिएक्टेंट्स में क्या लिया? N2 और H2। अब यहाँ पर हमारी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है N2 की पावर, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे, कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ पर है तो इसकी पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। अब मोल्स पर लीटर लिखो, यहाँ पर मोल्स पर लीटर यहाँ लिखा, इसका स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ मोल्स पर लीटर, यहाँ मोल्स पर लीटर का क्यूब हो जाएगा। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो मैंने बताया था पावर्स क्या होती है, ऐड मोल्स पर लीटर का पावर 4 हो जाएगी। जब यहाँ पावर 4 होगी तो वो यहाँ मोल पर लीटर के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 1 मोल पर लीटर का स्क्वायर। या फिर आप इसे जब इन्वर्स करेंगे, इसे आप ऊपर लेके आएंगे तो लीटर की पावर क्या हो जाएगी? स्क्वायर पॉजिटिव में और मोल्स की क्या हो जाएगी? नेगेटिव में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग रिएक्शंस के लिए जो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आती है, ये यूनिट्स आती हैं, वो डिफरेंट आती है। नेक्स्ट अब देखिए, अगर मैं
कोई भी दो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को मिलाकर तीसरी इक्विलिब्रियम रिएक्शन तक पहुंच रही हूँ तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन बनता है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ए से बी बना, सेकेंड वाली इक्वेशन में बी से सी बना, ठीक है। इन दो इक्वेशंस को देखो और इन दोनों के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, पहली के लिए K1 है, दूसरी के लिए K2 है। और तीसरी इक्वेशन में मैं क्या कर रही हूँ कि A से डायरेक्ट C बना रही हूँ, ठीक है, A से डायरेक्ट C बना दिया और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करूँ तो भी मुझे यही वाली इक्वेशन मिलेगी, B से B कैंसिल हो जाएगा, A से डायरेक्ट C बनेगा। इस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है मैं कैसे निकाल सकती हूँ, जब ऐसा होता है कि दो रिएक्शंस को ऐड करके हमें थर्ड रिएक्शन मिल रही होती है, ठीक है, सब साम्यावस्था पर है, तो K3 विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द अबव टू रिएक्शंस, यानी K3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2, ठीक है। इस तरीके से एक रिलेशनशिप बनता है। अब एप्लीकेशंस क्या है, यानी प्रयोग क्या है हमारी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो सबसे पहला तो है प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। किसी भी समय पर कोई अभिक्रिया कितनी हुई है, ठीक है, कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, किस हद तक वो जो अभिक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है, रिएक्शन कंप्लीट हुई है, उसको पता करने के लिए हमें किसी की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि कोई रिएक्शन किस हद तक होती है, ठीक है, उसमें होगी भी नहीं होगी, प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, या रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेट करेंगे, ये सब हमें कौन बताएगा, केसी बताता है। अगर केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपका साम्यावस्था स्थिरांक है उसकी वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है वो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाती है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं, उत्पाद ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो यानी कि प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेट करते हैं। अगर केसी की वैल्यू बहुत हाई होती है तो ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, फिर वो इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगी, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा वहाँ पर। अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से कम है तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेट करते हैं, मतलब ये रिएक्शन हार्डली प्रोसीड करती है, यहाँ से अगर और कम हो जाएगी वैल्यू तो रिएक्टेंट्स कंबाइन कम करते हैं, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू है तो हमें रिएक्टेंट्स भी काफ़ी सांद्रता में या कंसंट्रेशन में मिलेंगे और प्रोडक्ट्स भी कंसंट्रेशन में मिलेंगे, यानी कि हमें दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो मिलेगी कुछ कुछ मात्रा में। अब अगर प्रिडिक्शन करना हो किसी भी टाइम पे रिएक्शन कितनी हुई है और उस समय वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, उसको पता करने के लिए भी हम केसी की वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें केसी और क्यूसी दोनों की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। क्यूसी क्या हुआ, मान लो किसी भी इंस्टेंट पे एक रिएक्शन मिक्सचर मैंने डाला एक रिएक्ट मिक्सचर में और उसके बाद उनकी कंसंट्रेशन कुछ देर बाद 10-15 मिनट बाद मैंने उनकी कंसंट्रेशन मेजर करके देखी और क्यूसी की वैल्यू निकाली और मुझे उस रिएक्शन के लिए केसी पहले से ही पता है, तो अब मैं उस क्यूसी और केसी की वैल्यू को क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी, उनकी तुलना करूँगी। अगर मेरी क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, क्यूसी की वैल्यू केसी से ज़्यादा है, दैट मीन्स रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। क्यूसी देखिए क्या हुआ, कोई भी स्थिरांक अगर हम निकाल रहे हैं क्यूसी या फिर केसी की बात, तो ऊपर क्या आती है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, और नीचे क्या मिल रही है हमको, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ठीक है ना, अभिकारकों की कंसंट्रेशन, बस इसी से लगा लो। अगर क्यूसी ज़्यादा है, क्यूसी तभी ज़्यादा हुआ यानी प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट ज़्यादा बना हुआ है, रिएक्टेंट कम है, तभी इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी केसी से। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है क्योंकि प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर क्यूसी की वैल्यू कम है, क्यूसी की वैल्यू कब होगी, जब हमारा ये कम होगा और रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, तो इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है रिएक्शन, ठीक है, आगे की तरफ। और अगर क्यूसी और केसी बराबर हैं तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था पर क्यूसी और केसी की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तीसरी चीज़ है आपकी कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम प्रेशर। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम एक्सप्रेशन बना रहे हैं, अगर हमें के की वैल्यू पता हो तो हम इसमें से कंसंट्रेशंस निकाल सकते हैं, तो इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए काम आती है हमारे पास के, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अब हम देख लेते हैं एक रिलेशनशिप बिटवीन के एंड डेल्टा जी। के क्या है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी क्या है हमारा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अब गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हमने थर्मोडायनेमिक यानी ऊष्मा गतिकी चैप्टर में पढ़ा था कि डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो रिएक्शन क्या होती है, वो स्पॉन्टेनियस होती है, स्वतः प्रक्रम, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, स्वतः प्रक्रम, जिसका नेचर में अपने आप होने की टेंडेंसी होती है, हमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी यूज़ नहीं करनी। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है। डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। कोई भी रिएक्शन अगर एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है तो दूसरे डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। और डेल्टा जी अगर जीरो है तो ये इक्विलिब्रियम पर है। डेल्टा जी और डेल्टा जी स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड डेल्टा जी की जो वैल्यू है उसके बीच में ये रिलेशनशिप होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी इन क्यू। क्यू क्या है यहाँ पर, क्यू है यहाँ पर हमारा रिएक्शन कोशेंट यानी कि अभिक्रिया भागफल,
और R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। अब हमें पता है G की वैल्यू यहाँ किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो इस पर डिपेंड कर रही है, R कांस्टेंट होगा, T भी हम एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर अगर ले रहे हैं वो भी कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर हम Q की बात करेंगे, Q पर डिपेंड करेगी। अब इक्विलिब्रियम स्टेज पे देखते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज पे हमें पता है डेल्टा G 0 होता है, ठीक है, और Q को किसके इक्वल लिख लेंगे, K के इक्वल। तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT इन K। डेल्टा G नॉट आपका इधर चला गया या इसको इधर भेज दो तो ये नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। और ये हमारा जो नेचुरल लॉग है इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो लॉग में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2.303 RT लॉग K। या फिर हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, RT इसके अपॉन में चला गया नेगेटिव, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से आ गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसे डिटेल में नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसकी सिर्फ एक्सप्रेशन को याद कर लो, बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कैसे लिखा गया है कई बार इसी तरीके से फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि क्या कौन सी एक्सप्रेशन सही है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जो आपका ली चैटलियर नियम है ये कहता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर हम कोई भी चेंज लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हमने पढ़ा था ना सारी मेजरेबल जो प्रॉपर्टीज है यानी कि जितनी भी मापने योग्य गुण हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पर कांस्टेंट हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। अगर हमने इसमें चेंज लाने की कोशिश की, चाहे हम तापमान में परिवर्तन लाएं, प्रेशर में परिवर्तन लाएं या हम कंसंट्रेशन यानी सांद्रता पे परिवर्तन लाएं, तो इक्विलिब्रियम उसको अंडू करने की कोशिश करता है, मतलब वापस से उसे रिवर्स या पलटने की कोशिश करता है। तो यही चीज़ है आपकी ली चैटलियर प्रिंसिपल कि इक्विलिब्रियम पे अगर हम कोई चेंज लाने की कोशिश करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस चेंज को यानी वो रिएक्शन इस तरीके से चेंज होगी कि वो जो हमने चेंज लाया है उसको अंडू कर सके, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन देखने क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास ये रिएक्शन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर है ये, और मान लीजिए मैंने इसमें से किसी की भी एक की भी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, I2 की बढ़ा दी, ठीक है, हमने मान लिया कि हमने आयोडीन की कंसंट्रेशन इसमें बढ़ा दी, ज़्यादा I2 मैंने इसमें डाल दिया। तो अब क्या होगा, क्योंकि I2 यहाँ पर ज़्यादा है तो अब मोर ऑफ हाइड्रोजन एंड I2 विल रिएक्ट टू फॉर्म HI, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ गई है तो अब हाइड्रोजन और आयोडीन एक साथ कंबाइन होकर और HI बनाएंगे और एक न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुँच जाएंगे। इस तरीके से ये इस इफेक्ट को अंडू करने की कोशिश करेगा। अगर मान लीजिए मैंने HI की कंसंट्रेशन बढ़ा दी होती तो यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये अब बहुत और ज़्यादा HI टूट के डिकम्पोज होके H2 और I2 बनाता और फिर एक नई इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुँच जाता। इसी तरीके से इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर देखते हैं। अगर प्रेशर हम चेंज कर रहे हैं यानी दबाव हम चेंज कर रहे हैं तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो। मान लीजिए अगर मैं इस केस में प्रेशर को इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है, प्रेशर मैंने बढ़ाया है, तो अब नंबर ऑफ मोल्स किस साइड कम है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4 और यहाँ पर कितने हैं 2। अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अब कम है, ताकि वो प्रेशर के इस अफेक्ट को, ये जो मैंने दबाव बढ़ाया है इस अफेक्ट को, इस प्रभाव को कम कर सके या खत्म कर सके। अब अगर मैंने मान लीजिए प्रेशर कम कर दिया होता तो ये किसकी तरफ बढ़ती, ये होती बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिससे कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएं और फिर से वही प्रेशर वो गेन कर सके, उस इक्विलिब्रियम पर पहुंच सके। ऐसे ही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैंने ये रिएक्शन लिए N2 + O2 गिव्स ट्वाइस NO, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे हमारी NO गैस। अब देखिए जो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है वो है एंडोथर्मिक, ऊष्मा अवशोषी, और जो हमारी बैकवर्ड रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक, इसमें हीट रिलीज हो रही है, ऊष्मा क्षेपीय। अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया इस रिएक्शन में, अभी इक्विलिब्रियम यहाँ पर अगर है, साम्यावस्था है, अगर इस पर मैंने तापमान बढ़ाया तो तापमान बढ़ाने से ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, ये जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर मैंने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया होता तो ये किस डायरेक्शन में जाती, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जहाँ पर हीट और ज़्यादा रिलीज होती है। अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी बात कर लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे वो भी इंक्रीज होती है। और अगर एक्सोथर्मिक की बात हो रही है तो अगर मैंने तापमान बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। और अगर हम डिसोल्यूशन की भी बात यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने कोई सॉल्ट जो है डिसॉल्व किया है लिक्विड में, तो डिसोल्यूशन के समय अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, अगर मैंने कोई ऐसा सॉल्ट डिसॉल्व किया है कि डिसॉल्व करने में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, क्योंकि क्या हो रहा है उसको और ज़्यादा हीट चाहिए,
उस लिक्विड में डिजोल्व होने के लिए। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी यानी कि उसकी घुलनशीलता बढ़ती जाएगी उस लिक्विड में। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ऐसे अगर मान लीजिए कोई सॉल्ट ऐसा है जिसे लिक्विड में डिजोल्व करने में उसमें से हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, हीट रिलीज हो रही है, तो ऐसे केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने तापमान बढ़ाया तो उसकी घुलनशीलता कम हो जाएगी। ऐसे सॉल्ट्स हमारे कौन से हैं, CaCl2, Li2, CO3, NaI, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब देखते हैं कैटलिस्ट का इफेक्ट। कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, उसका इफेक्ट वैसे हमने पहले बात करी अभी कि उत्प्रेरक के डालने से इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर मैंने रिएक्शन स्टार्ट करी है उस समय उत्प्रेरक डाला है तो बस इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी रीच हो जाएगी। कैटलिस्ट तो सिर्फ एक ऑल्टरनेट पाथ देता है ना, एक अलग रास्ता देता है रिएक्शन को प्रोसीड करने का, तो वहां पर वो इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी अटेन हो जाएगी, जल्दी रीच हो जाएगी। इसके अलावा उसका कोई प्रभाव इक्विलिब्रियम पे नहीं पड़ेगा। अगर मैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करूं, अब इनर्ट गैस क्या होगी, अक्रिय गैस, जो रिएक्टिंग मिक्सचर है हमारा, ना तो अभिकारक ना ही उत्पाद, किसी के साथ भी वो अभिक्रिया नहीं करेंगे। अगर एक ऐसी गैस को हम डाल रहे हैं रिएक्शन मिक्सचर में तो क्या होगा, तो दो केसेस यहाँ पर हमारे बनते हैं। एक बार हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम डालें, निश्चित आयतन पर, यानी आयतन जो है वो स्थिर रहेगा और हम इनर्ट गैस को रिएक्शन मिक्सचर में डालते जा रहे हैं। अब अगर आयतन स्थिर है और आप एक इनर्ट गैस को उस कंटेनर के अंदर डाल रहे हैं जिसमें रिएक्शन मिक्सचर है, तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। इस केस में क्या होगा, टोटल प्रेशर जो है उस रिएक्शन मिक्सचर का बढ़ जाएगा। लेकिन पार्शियल प्रेशर, हम जब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की तो हम क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर लेते हैं, आंशिक दबाव। हर जो रिएक्टिंग मिक्सचर है और जो मतलब जिसमें उत्पाद बन रहे हैं उनका अपना पार्शियल प्रेशर होता है। पार्शियल प्रेशर तो सेम रहेगा, उस पर कोई असर नहीं होगा। टोटल प्रेशर बढ़ भी रहा है लेकिन पार्शियल प्रेशर सेम है, तो हमारे इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम एक इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालते हैं। लेकिन अगर हम इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे डाल रहे हैं, मतलब जो दबाव है वो स्थिर है, तो इस केस में क्या होगा, अगर दबाव स्थिर है और आप उसमें इनर्ट गैस डाल रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना, तभी तो प्रेशर स्थिर रहेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा इस केस में, यानी आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट डिक्रीज हो जाएंगे, यानी एक यूनिट आयतन में कि आपके कितने मोल्स उपस्थित थे वो वैल्यू जो है घट जाएगी, कंसंट्रेशन या सांद्रता इसमें घट जाएगी वॉल्यूम बढ़ने पर। जब सांद्रता घटेगी तो कंसंट्रेशन हो गया डिक्रीज। इस केस में हमारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो, ठीक है। तो अगर मैंने ये एग्जाम्पल ले रखा है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रही है, तो इस केस में अगर मैं यहाँ मोल्स काउंट करूँ कितने, यहाँ पे मोल्स 1.5 मोल है, यहाँ पर कितने मोल, यहाँ पर 1 ही मोल है। अगर मैंने इस केस में इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करी है तो यहाँ पर क्योंकि कंसंट्रेशन घटेगा तो इसलिए ये डायरेक्ट उस डायरेक्शन में आएगी जिस तरह मोल्स ज़्यादा है, यानी कौन से डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर मोल्स ज़्यादा है। तो हमारा इनर्ट गैस के केस में हमें दो यहाँ पर केसेस डिफरेंट देखने पड़ेंगे। तो ये था आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.